हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। आपको पता है हमने बीएनएस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और हमने कल जो सेक्शन है वो अब तक हमने सेक्शन 1 से लेकर 37 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे करेंगे 38 तक और कोशिश करेंगे कि ये 44 तक कंप्लीट हो जाए। और आज आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। एक क्विक रिवीजन लेते हैं पीछे के 10 सेक्शंस का कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ठीक है, तो 31 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी संसूचना। शॉर्ट में लिख लेंगे, उससे हमें याद भी रहेगा कि किस सेक्शन में क्या है। ठीक है, ठीक है। संसूचना कैसे दी थी आपने? एक गुड फेथ में दी थी, मतलब ड्यू केयर और अटेंशन के साथ और किसी की हानि न पहुंचाने के आश्रय से। ठीक है, जब ये होगा तभी आप इस धारा का लाभ ले सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो 32 में क्या था? 32 में था धमकी द्वारा भी बहिष्कार। तो इसमें क्या है? इसमें आपको जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने के लिए आपको धमकी द्वारा विवश करता है। ठीक है, थ्रेट देता है आपको। अब है नेक्स्ट 33। 33 में क्या है कि तुच्छ कार्य, बस आप ऐसा छोटा सा लिख लीजिए, तुच्छ कार्य। अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें कोई भी मामूली समझ और प्रज्ञावान वाला व्यक्ति आपकी शिकायत नहीं करेगा तो वो भी किसी भी अपराध की कोटि में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया था बचाव वाले कार्य। यहाँ से 34 से हमारा 44 तक क्या है? हमारा है प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का। ठीक है, तो 34 में फर्स्ट क्या था? 34 में ये बताया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा ये है इसमें कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग करते हुए की जाए। ठीक है, 35 ये क्या है? हमें बताया कि शरीर और संपत्ति के लिए हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर व संपत्ति के लिए मैं प्राइवेट प्रतिरक्षा न लिख के सीधे लिख देती हूँ पीडी, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, शरीर और संपत्ति किसकी? अपनी भी बचानी है और दूसरे व्यक्ति की भी बचानी है। दोनों को बचाने का अधिकार हमें यहाँ पर सेक्शन 35 प्रोवाइड करता है। ठीक है, 36 में अगर हम आ जाए तो हमें किसके विरुद्ध मिल रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा? पीडी। एक यहाँ से लिख लेंगे पागल, चित्त विकृत या विकृत चित्त। ठीक है, और क्या था इसमें? और एक था मत व्यक्ति। ठीक है, 36 हो गए। अब 37 में क्या था? निर्बंधन थे। ठीक है, क्या थे कि अगर कोई सरकारी सेवक अपने पदाभास में कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, या सरकारी सेवक के कोई निर्देश में कार्य कर रहा है, तो आपको युक्तियुक्त आशंका किसी हमले की नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्राइवेट डिफेंस का अपना जो आपका राइट है उसे यूज नहीं करेंगे। तीसरा, अगर आपके पास लोक सेवक के सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय, आराम से आप उन्हें फोन करके पुलिस को बुला सकते हैं, तभी आप अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास आराम से जो लोक सेवक है उसको बुलाने का आपके पास बहुत प्रॉपर टाइम है आपके पास, तो फिर आप ये सब अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है, और लास्ट था कि अधिकार का उतना ही प्रयोग जितना कि जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो तो आपको एक डंडे से मारा और आपने उसको सीधे गोली से मार दिया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पर 37 कंप्लीट हो गए। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 38 से। ठीक है,
अब अगर कोई ये कहे कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया ही क्यों गया है, तो देखिए जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हर एक व्यक्ति की जाके पर्सनली सुरक्षा नहीं कर सकता। क्या आप इतने पुलिस वाले लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ एक पुलिस वाला उसके साथ घूमे उसकी रक्षा के लिए? नहीं ना। तो इसलिए आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं कि अगर आप इस ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने है, तो आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं, दूसरे के शरीर की भी कर सकते हैं, दूसरे की संपत्ति की भी कर सकते हैं, और अपने शरीर और संपत्ति की भी आप क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। अब कुछ प्राइवेट अधिकार ऐसे हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्रदान करते हैं। अब किस किस अपराध में हम मृत्यु कारित कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम सेक्शन 38 में। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? कब आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके सामने वाले व्यक्ति जो आप पे हमला कर रहा है उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार। यहाँ पर किसका है? शरीर के लिए बताया है। यहाँ पर संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, जो 37 में हमें रिस्ट्रिक्शन बताई है ना, उसके अधीन रहते हुए है। ये नहीं है कि लोक सेवक कोई आ रहा है और आप उसको जान से मार दे कि हमने तो भाई अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो 37 में निर्बंधन बताए हैं उसके अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का या कोई अन्य उपहति कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तत्पश्चात प्रगणित भातियों में से किसी भी भाति का है। अर्थात इन्होंने देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से अगर किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई ऐसा अवसर आता है तो आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्राइवेट डिफेंस को के राइट को यूज करते हुए सामने वाले व्यक्ति की क्या है, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, उसको जान से भी मार सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें है ऐसा हमला, अगर आप पे कोई व्यक्ति हमला कर रहा है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो, जिससे क्या है आपको युक्तियुक्त से आशंका लग रही है कि अगर ऐसे कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। मतलब कि वो व्यक्ति जब आप पे हमला कर रहा है वो ऐसा हमला है कि आपको लग रहा है अगर मैंने इससे अपने आप को नहीं बचाया तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। परिणाम क्या होगा उस हमले का, वो होगा मृत्यु। ठीक है, दूसरा है ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। घोर उपहति का जब हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें बताया गया है कि घोर उपहति कब मानी जाएगी। तो उसमें दांत का टूटना है, ऐसी पीड़ा है जिससे आप 20 दिन तक अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो जाएं। उसमें जब ये घोर उपहति वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे, बट आप यहाँ पर बस ये याद रखिए कि अगर कोई हमला ऐसा कर रहा है जिससे आपको क्या लग रहा है, युक्तियुक्त आशंका बन गई है कि अगर मैं नहीं बचा तो मृत्यु कारित हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, घोर उपहति कारित हो सकती है, तो आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है बलात्संग के आश्रय करने के आशय से किया गया कोई कार्य। अगर आपका कोई रेप करता है तभी भी आप ये काम कर सकते हैं। फोर्थ है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। कोई अगर क्या करता है अननेचुरल लस्ट के लिए भी आप पे हमला करता है तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। मतलब अगर आपको कोई व्यपहरण कर रहा है, अपहरण कर रहा है, तभी भी आप उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास इस आशय से किया गया कोई हमला कि उस व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखिए उसने जो हम 37 में रिस्ट्रिक्शन पढ़े थे उसमें क्या था कि अगर आप लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तो आपको अधिकार यूज करने की जरूरत ही नहीं है। पर यहाँ क्या कह रहा है वो कि आप क्या है कि आप लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, और उसने क्या करा है, सदोष परिरोध करा है। परिरोध का मतलब होता है एक ही जो अवधि है, मतलब किसी चार दीवारी के अंदर आपको बंद कर दिया है और आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से कोई भी सहायता किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की नहीं मिल सकती है। ठीक है, 7th है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा
घोर उपत्ति कारित होगी। मतलब आप पे कोई एसिड अटैक होता है, एसिड या तो अटैक कर दिया जाए या फिर उसका अटेम्प्ट हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो, आप उस सामने वाले पर्सन की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये ऐड बाद में करा गया है, बट अब जब नई आई है 2023 तो उसमें सब कुछ पहले से ही इंसर्टेड है। ठीक है, अब हम करते हैं सेक्शन 39। तब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। मतलब देखिए 38 में बता रहा है कि ये जो 7 पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़े हैं उसमें तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, पर अगर इससे भिन्न कोई कार्य आपके साथ होता है तब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका मर्डर नहीं कर सकते, परंतु कोई अन्य अपहानि कर सकते हैं। देखिए, यदि अपराध पूर्वगामी धारा 37 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, मतलब जो ये 7 टाइप्स दिए इनमें से किसी भी तरह का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होता है। तब आप क्या हमलावर की क्या मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, किंतु इस अधिकार का विस्तार 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है। मतलब आप उसको हर्ट कर सकते हो, उसे धक्का देके भाग सकते हो, कर सकते हैं, बट आप उस केस में आप मर्डर उस व्यक्ति का नहीं कर सकते हैं। बट अगर वो जो 7 पॉइंट्स हमने बताए थे कि अगर आप पे हमला ऐसा हो रहा है कि वो आपकी मृत्यु कारित कर सकता है या घोर उपत्ति कर सकता है, रेप है, अननेचुरल लस्ट है और किडनैपिंग, अबडक्शन है, सदोष परिरोध है और एसिड अटैक, इन 7 मामलों में आप सामने वाले हमलावर की क्या है मृत्यु कारित कर सकते हैं। पर अगर इस तरह का कोई आपके साथ अपराध नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई अन्य हानि कर सकते हैं जो कि मृत्यु से भिन्न हो। ठीक है, और वो भी क्या है, आप 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए ही करेंगे। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 40। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। अब देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। मतलब एक व्यक्ति अपने शरीर की प्राइवेट अधिरक्षा कब से शुरू करेगा और कब तक कर सकता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। मतलब आपके ऊपर कोई हमला करने आ रहा है बंदूक से, आपको दिख रहा है, बस आपको आशंका हो गई कि क्या है कि मेरा ये मर्डर कर सकता है, मेरे को मार सकता है, अगर मैं से इसके हमले से नहीं बची तो मैं मर जाऊंगी। तो उसी क्षण जब आपको युक्तियुक्त आशंका वो ऐसी पैदा हो गई है कि वो अपराध को कर रहा है, तभी से आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो शुरू हो जाता है। और कब तक बना रहेगा, जब तक कि ऐसी आशंका बनी रहेगी, जब तक कि आपको ऐसे हमले का खतरा रहेगा, तब तक आप अपनी पीढ़ी का जो राइट है वो आपके पास बना रहता है। ठीक है, और जैसे ही वो आशंका दूर हुई, वो व्यक्ति हट गया या पुलिस आ गई, तब वो फिर आपका प्राइवेट डिफेंस का जो आपका राइट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 40 में कंप्लीट हो गए हैं। अब है हमारा सेक्शन 41। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। हमने जो पीछे 38 में पढ़ा था वो क्या था, शरीर की रक्षा के लिए आप मृत्यु कारित कर सकते हैं ना, शरीर को अपने बचाने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि संपत्ति को आप बचाने के लिए क्या कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। इसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अध्याधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अनअपहानि स्वेच्छा कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिससे किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जो आपको ये राइट मिलेगा उस पर रिस्ट्रिक्शन किसकी लगेगी, धारा 37 की तो लगेगी ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि धारा 37 को आप हटा देंगे। अगर ऐसा हो गया तो देखिए, कोई भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस वाला जाता है और वो उस पर बंदूक तानता है तो कह देगा कि मेरे को क्या है, मेरे को लग रहा है कि मेरे ऐसा हमला है जिससे मेरी मृत्यु कारित हो रही है, और वो सामने वाले की मृत्यु कारित कर दे और वो डिफेंस लेना चाहे सेक्शन 38 का, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है, लोक सेवक है, वो अपने पद के उसमें काम करने आया है ना, तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना सब पुलिस वाले ऐसे ही मार दिए जाएंगे और उन पर कोई केस भी नहीं बनेगा। तो 37 के जो निर्बंधन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो तो इसके अधीन रहेगी ही रहेगी, उसमें आपको देख के चलना ही पड़ेगा।
और इसमें बताया है कि ये 4 टाइप्स हैं। इसमें क्या है, आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, किसको, संपत्ति को, और सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। कब, जब आपके घर में क्या हो, लूट हो रही हो। सेकंड, रात्रि गृह भेदन। रात्रि गृह भेदन मतलब रात के समय में कोई आपके घर में आता है। गृह भेदन के भी उसमें तरीके हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, मतलब आग से या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ ना, जिससे धमाके वगैरह हो, उससे कोई रिष्टि, या फिर जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान से की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता हो। तो अगर ऐसे स्थान में जैसे निर्माण हो गया, तंबू हो गया, जलयान हो गया, उसमें भी अगर आप रिष्टि करते हैं अग्नि द्वारा, विस्फोटक द्वारा, तो भी। और लास्ट है फोर्थ, चोरी, रिष्टि या गृहतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है। क्या किया गया है, चोरी करो, चाहे रिष्टि करो, चाहे गृहतिचार करो, मतलब किसी के घर में जाना, ठीक है। उस जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपत्ति होगा। अब जैसे कोई चोरी करने आ रहा है या आपके घर में क्या करा है, हाउस ट्रेसपास करा है, गृहतिचार करा है, और वो अपने साथ साधन ऐसे लेके आया है, खूब सारी गोला बारूद बंदूकें लेके आया है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस अगर आपने यूज नहीं करा तो वो तो आपको मार देगा ना। तो तब ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं, ठीक है। और वो बस सीधे नॉर्मल चोरी के लिए आया है, उसके पास कुछ नहीं है और आपके पास, आपको लग ही नहीं रहा है कि मृत्यु परिणाम हो सकता है, तो आप अपने आप को वैसे भी सेफली बचा सकते हैं, ठीक है। शांति से बैठे रहिए, जब वो चले जाएं तब आप अपनी कार्यवाही कीजिए। फिर मतलब में उससे उलझ के अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब है 42, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होएगा, कब होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने पहले शरीर में देखा था, अब ऐसे इसमें है। तो इस सेक्शन में क्या है, इसमें आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार जो धारा 41 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति की ना हो, मतलब इन चारों में से किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। जो ये ऊपर बताइए ना हमने चार, इस में से किसी भी टाइप का ना हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा या मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु यह विस्तार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन 37 की लगेगी, इस 4 टाइप को छोड़कर अगर कोई और टाइप आपके साथ होता है, कोई और हमला करता, कुछ और करता है, तब आप उसको सिर्फ हर्ट कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते, ठीक है। अब है 43, ठीक है। 2 सेक्शन आपके बचे हैं और आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस वाला चैप्टर है क्लोज हो जाएगा आज। तो 43 पढ़ते हैं, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यूज करेंगे और कब तक वो बना रहेगा, ठीक है। अब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा, कब से शुरू होगा। तो देखिए, इसमें ए पॉइंट है, तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। मतलब आपको जब दिख रहा है कि मेरी जो संपत्ति है उसके पर संकट है, मतलब वो कोई चोरी होने वाली है कुछ भी, तो उसके क्या आपके पास युक्तियुक्त आशंका शुरू हो जानी चाहिए। मतलब एकदम से आपको थॉट आना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, ठीक है। कि कुछ संकट है संपत्ति पर, आपको लगना चाहिए, तभी ये शुरू होगी, ठीक है। ख, चोरी के विरुद्ध अपराध में, मतलब जब आपकी कोई संपत्ति चोरी हो रही हो उसके बाद उसमें कब आपका अधिकार प्रारंभ होगा। तो देखिए, चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, मतलब जो वो संपत्ति चुरा के भाग रहा है ना, देखिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या तो लोक सेवक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युत हो जाने तक बना रहता है। इसका सीधा सा क्या मतलब है, देखिए ये आपके कोई प्रॉपर्टी है, वो ये चोर लेके, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कोई चोर लेके
भाग गया है, ये चोर है कोई और ये भाग गया है, आप है कोई यहाँ बी पर्सन, ठीक है। तो जब तक ये संपत्ति अगर आपकी पहुंच से दूर हो जाती है तब आपका क्या होगा, राइट खत्म हो जाएगा। और शुरू कब होगा, जब आपको दिख रहा है, युक्ति आशंका हो गई कि इस पे संकट आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई संकट है, उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको हो गया है, तो तब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। खत्म कब होगी, जब ये चोर आप रास्ते में जैसे जा रहे हैं, आपसे लूट हो गई, अब वो आपकी आंखों से दूर चला गया, आपकी संपत्ति लेके चला गया, तो आपका अब जो प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो गया। अब क्या है, आप आराम से पुलिस वाले के पास जाइए, वहां कंप्लेंट कीजिए, जो भी प्रोसेस है उसमें फॉलो करिए। दूसरा क्या बताया उसने कि लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने पर, जब लोक प्राधिकारी मतलब पुलिस ही मान लीजिए, अगर आपको उसकी सहायता मिल जाती है, आप फोन करके उसे बुला लेते हैं या वो आ जाते हैं, तो तभी भी आपका जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको संपत्ति क्या है, संपत्ति आपकी प्राप्त कर ली आपने, वो या तो पुलिस के डर से छोड़ के भाग गया है, तभी भी आपका क्या है, जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कब, जब वो संपत्ति आपकी पहुंच से दूर चली जाए। दूसरा, आपने क्या है, जो पुलिस है, पुलिस की आपको हेल्प मिल गई है। तीसरा, या तो वो संपत्ति ही आपने प्राप्त कर ली है, तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाएगा। कौन से केस में, चोरी के केस में, ठीक है, चोरी के केस में वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, लूट में कब तक बना रहेगा, इसमें क्या है, लूट के विरुद्ध तब तक बना रहेगा जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्या या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। मतलब अगर जो अपराधी है वो आपके घर में लूट के लिए आया है और क्या है, युक्त आशंका क्या है, या तो मृत्यु की या उपहत्या की या सदोष अवरोध की है, या फिर उसके प्रयत्न की है, ठीक है। और कब तक रहेगा, जब तक ये तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत्या या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का अगर आपके भय भी बना हुआ है ना, तब तक भी ये प्राइवेट जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो आपके पास बना रहेगा, ठीक है। शुरू कब होगा, जब आपको युक्तिक आशंका स्टार्ट हो जाती है, जब से। नेक्स्ट है 4th पॉइंट कि आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता है। जब तक वो, देखिए आपराधिक अत्याचार मतलब आपके जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो कर रहा है, जब तक मिसचीफ कर रहा है तब तक, ठीक है। रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध तब तक रहेगा जब तक कि वो ये रात्रि गृह भेदन जब से स्टार्ट हुआ है और जब तक होता रहता है, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग वाले ऑफेंस है, तो तब तक आपके पास राइट है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने का, ठीक है। अब है सेक्शन 44 जो इसका लास्ट है, इसमें है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। मतलब एक हमला हो रहा है और उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसमें क्या है, निर्दोष व्यक्ति जो सामने हो निर्दोष व्यक्ति है और उसको भी क्या है, अपहानि होने का जोखिम है, उसको मतलब कुछ हर्ट हो सकता है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, मतलब किसी व्यक्ति पर, जैसे भीड़ होती है ना, भीड़ एकदम से उकसा के आपकी तरफ आ रही है, तो उससे क्या है, आपको क्या लग रहा है, उनके हाथों में बहुत तलवार है, बंदूक है, ऐसी चीजें हैं जिससे आपको क्या है, युक्तियुक्त आशंका हो गई है मृत्यु की, कि हमला जो होगा उससे उसकी जान जा सकती है। तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता है, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस जोखिम उठाने तक का है। अब देखते हैं इसका, देखिए उदाहरण देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, मतलब ए पर्सन है उस पर भीड़ से आक्रमण कर रहा है जो कि उसका हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता है, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बालकों की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बालकों में से किसी बालक को अपहानि करे तो कोई अपराध नहीं करता है। अभी इसमें लेटेस्ट आपने, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, संभल कांड। संभल में क्या है कि आपने देखा होगा, अभी पीछे दंगे हुए थे और मस्जिद को लेके वहां पर बहुत मनमुटाव की स्थिति बनी थी, तो पुलिस की टीम गई थी, ठीक है। ये अपने प्रॉपर उससे गए और यहाँ से क्या हुआ, हमलावर थे, उन्होंने उनके पुलिस वालों के ऊपर, जिन्होंने हेलमेट भी नहीं पहने हुए थे, क्या करा था, पत्थर
और मारने शुरू करे। अब उनको क्या लग रहा है कि भैया अगर सिर पे लगेगा किसी के, कोई बड़ा ईंट का, बहुत बड़े बड़े, हमने टीवी पे देखे होंगे आप लोगों ने, तो बहुत बड़े बड़े ईंट के पत्थर थे, ईंट थी आधी और पूरी साबुत, अब कोई फेंक के आपके सिर पे मारेगा तो क्या होगा, आपकी जान जाएगी नहीं जाएगी। तो अगर आप उसको बचाने के लिए आप फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में भीड़ में से कोई निर्दोष व्यक्ति या आसपास का कोई निर्दोष व्यक्ति उस हमले में आपके द्वारा मर जाता है, तो फिर भी ये आपके क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसको प्रयोग करते हुए आपने वो गोली चलाई है। क्योंकि जो ये हमलावर थे इनका क्या था, इस हमले की आपको युक्त आशंका हुई कि आपका क्या है, ये हमले से मृत्यु कारित हो सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए अगर आप गोली चला भी देते हैं, उससे कोई निर्दोष व्यक्ति मर भी जाता है, तो भी आप इस पे अपने प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग करते हुए आप पे कोई भी दायित्व नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, आपने बहुत सारे केस देखे होंगे। संभल का तो अभी लेटेस्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर ऐसे केस हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आज हमने सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो 106 सेक्शन तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अच्छा नहीं लग रहा है तो कहाँ किस पॉइंट पे अच्छा नहीं लग रहा है वो भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।